गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्थलाकृति के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यानी हमारी टोपोग्राफी का जो चैप्टर है हमारा चला हुआ है, उसमें हमने नदियों द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और अब आगे हम बात करेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। सॉरी स्टूडेंट्स, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियाँ कौन सी होती हैं। भूमिगत जल द्वारा जो हमारा भूमि का जल होता है उसके द्वारा जिस प्रकार की भी स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं उन स्थलाकृतियों को हम भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बोलते हैं, यानी इनको हम उसका क्या बोलते हैं कि इसका निर्माण भूमिगत जल द्वारा किया गया है। ठीक है, और यह किस एरिया में मतलब किस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। यह चूने का पत्थर होता है, जो चट्टानें होती है, उस क्षेत्र में यह ज़्यादा इन स्थलाकृतियों का जो है निर्माण पाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं, काष्ठ स्थलाकृति भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को हम कौन सी स्थलाकृति बोलते हैं, इनको हम कार्स्ट स्थलाकृति भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और यह क्या, यह पत्थर और डोलेमाइट जैसी घुलनशील पत्थरों में पाई जाती है। ठीक है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को हम काष्ठ स्थलाकृतियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, और यह कहाँ मिलती है, पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील जो चट्टानें होती है जो पानी में घुल जाती हैं, ऐसी चट्टानें होती है, ऐसे क्षेत्रों में यह ज़्यादातर पाई जाती हैं स्थलाकृतियाँ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करता है, जैसे कि इसमें जो जल होता है हमारा क्या करता है, इसमें जो हमारा जल होता है वह चट्टानों को घोलकर उनमें से जो क्या है निक्षेपित कर देता है। ठीक है, जल क्या है निक्षेपित कर देता है और आकृतियों का क्या करता है, आकृतियों का जो निर्माण करता है। ठीक है, हमारा भूमिगत जल क्या चट्टानों को घोलता है, उनको निक्षेपित करता है और उसके बाद क्या करता है, ऐसी जो स्थलाकृतियाँ हैं यानी कि भूमिगत जल जो स्थलाकृतियाँ उनका निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे जैसे कि गुफाएं, ठीक है। गुफाएं क्या होती हैं, जैसे कि जब जल के द्वारा चूने के पत्थर पड़ता है तो क्या करता है, वह दरारों का निर्माण करता है और उन दरारों से क्या होता है, आगे चलकर गुफाओं का निर्माण होता है, ठीक है। भूमिगत जल क्या करता है, जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होता है, उनकी दरारें पैदा करता है उनके अंदर, और उन दरारों से क्या होता है, गुफाओं का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए क्या करता है, भूमिगत जल, ठीक है, चट्टानों क्या करता है, चूने के जो पत्थर होते हैं, ठीक है, चूने के पत्थर में दरारें पैदा करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, और छेद बनाता है, छेद बनाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, आगे चलकर क्या करता है, ये छेद क्या करते हैं, आगे चलकर गुफाओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सिंक होल की। यह सिंक होल, ठीक है, भूमिगत जल द्वारा बनाने वाली स्थलाकृतियों में आगे हम बात करेंगे सिंक होल। यह भी एक प्रकार की आकृति है जो क्या है, भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, यह भूमिगत ठीक है, भूमिगत जल के द्वारा चूने के पत्थर के घुलने के कारण बनता है, ठीक है, के कारण बनता है, ठीक है। यह क्या करता है, सिंक होल, जैसे कि जब जो भूमिगत जल है उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो चूने का पत्थर होता है वह लगातार घुलता रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आगे चलकर जो चट्टानें होती है उनमें क्या होता है, गड्ढे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सिंक होल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे झरने। झरने कैसे बनते हैं, जब हमारा जो क्या है, भूमिगत जल क्या करता है, चट्टानों में दरारें और छेद बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, झरनों का निर्माण होता है, भूमिगत झरनों का निर्माण होता है। जब भूमिगत जल क्या करता है, चट्टानों में दरारें और छेद बनाता है, तो क्या होता है,
तो झरनों का निर्माण होता है, झरने का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे बनते हैं, क्या करता है, जब हमारा भूमिगत जल क्या करता है, चट्टानों में दरारों और छेद बनाता है। जो चट्टानें होती है हमारी, उसमें क्या करता है, दरारें और छेद कर देता है, और इन्हीं के कारण क्या होता है, आगे चलकर झरनों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी लुप्त धाराएं। लुप्त धाराएं, यह एक ऐसी धारा होती जो आगे चलकर क्या होता है, क्या होता है, लुप्त धाराएं कौन सी होती है, यह एक ऐसी धारा होती है, ठीक है, जो जब चट्टानों का जब हमारी जो है चट्टानों में स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो यह नीचे जाती रहती हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, यह लास्ट में जाकर भूमिगत जल के अंदर विलीन हो जाती है, उसके अंदर समा जाती है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लुप्त धाराएं बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है प्राकृतिक पुल। प्राकृतिक पुल कौन सा आता है, प्राकृतिक पुल क्या करता है, जब भूमिगत जल चट्टानों को काटकर सॉरी स्टूडेंट्स, यह पुल कहाँ होता है, यह पुल दो गुफाओं के बीच स्थित होता। ठीक है, यह किस चीज़ का बना होता है, चट्टान का, यह चट्टान का बना होता है। प्राकृतिक पुल कौन से होते हैं, भूमिगत जल के द्वारा जब क्या होता है, जो मुलायम चट्टानें होती है उनको काट दिया जाता है, लेकिन जो कठोर चट्टानें होती है जो क्या है, जल उनको काट नहीं पाता, तो यह दो गुफाओं के बीच में एक मजबूत चट्टान होती है, उससे क्या बोलते हैं हम, इस चट्टान को हम प्राकृतिक पुल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक गुफा ये है, ठीक है, और एक गुफा ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक मजबूत चट्टान आ गई, ठीक है, तो ये क्या बन गया है, इस गुफा के अंदर जैसे एक ये गुफा है और जो बीच का है ये है प्राकृतिक चट्टान, प्राकृतिक, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पुल बोलते हैं, क्योंकि यह ऑटोमेटिक बना हुआ है, इसको किसी ने नहीं बनाया, यह प्रकृति का द्वारा है, खुद इसका निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद हम बात करेंगे अपने सागरीय जल द्वारा निर्मित
नेक्स्ट जो हमारा है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति को हम सागरीय स्थलाकृति बोलते हैं। ठीक है, स्थलाकृति बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है सागरीय जल द्वारा कैसे निर्माण किया जाता है? जब सागर के अंदर, ठीक है, जो सागर के जल के अंदर जो पहाड़ पाया जाता है, तो उसमें क्या करता है सागरीय जल, क्या होता है बार बार टकरा कर क्या होता है उसको तोड़ता रहता है और क्या करता है वह उसको अंदर से खोखला कर देता है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है गुफाओं का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं समुद्री गुफा भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार वह क्या करता है आकृति बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं समुद्री गुफा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस है वो चलती रहती है ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं सागर के द्वारा, सागरीय जो जल है उसके द्वारा बनाई गई आकृतियों को हम, ठीक है, क्या बोलते हैं सागरीय जल स्थलाकृति बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारी जैसे आती है समुद्री गुफा, समुद्री गुफा। ठीक है, समुद्री गुफा क्या होती है अब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जब समुद्र में पर्वत खड़े होते, ठीक है, जब समुद्र में पर्वत खड़े होते हैं, ठीक है, तो उस पर्वत को जल द्वारा नीचे से काट दिया जाता, जिससे क्या होता है समुद्री गुफा का निर्माण होता है, जिससे समुद्री गुफा का निर्माण होता है। ठीक है, जब सागर में पर्वत खड़े होते हैं तो जल द्वारों ने क्या नीचे से काट दिया जाता है, तो उनमें के अंदर क्या गुफा का निर्माण हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम समुद्री गुफा का नाम देते हैं। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आपको लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मेहराब की। मेहराब स्थलाकृति क्या होती है? मेहराब स्थलाकृति क्या होती है?
मेहराब क्या होता है? जब समुद्र के अंदर क्या है, पहाड़ी पाई जाती है और जल द्वारा उस पहाड़ी को क्या हुआ है, काट दिया जाता है, और वह गुफा क्या होती है, हमें आर पार ले जाती है, उसे ही हम मेहराब का नाम देते हैं। ठीक है, जल द्वारा समुद्र में पहाड़ी को क्या किया, काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, और यह हमें क्या करती है, आर पार ले जाती है, आर पार ले जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम मेहराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से, मतलब पहाड़ी के नीचे से जाया जा सकता है। तो इसका निर्माण क्या होता है, समुद्री जल जो होता है नीचे ही नीचे इसका निर्माण करता है, नीचे से जो क्या होता है, पहाड़ी को लगातार काटता रहता है। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, इस स्थलाकृति को हम मेहराब स्थलाकृति बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लैगून झील की। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लैगून झील। लैगून क्या होता है, सागर के किनारे सिल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाद जमा हो जाती है, ठीक है, सिल्ट गाद जमा हो जाती है, मतलब सागर के किनारे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण एक झील का निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है। इसे हम लैगून झील बोलते हैं, इसे हम लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, सागर के किनारे सागरीय जल द्वारा जो सिल्ट और गाद एक साइड में जमा हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, एक झील का निर्माण होता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, लैगून झील का निर्माण, लैगून झील बोलते हैं। यह एक खारे पानी की झील होती है। ठीक है, यह खारे पानी की झील होती है। ठीक है, यह कैसी होती है, यह खारे पानी की झील होती है। एग्ज़ाम में भी इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि लैगून झील का जो जल है वह किस प्रकार का है। तो इसमें क्या है, तो इसमें आपने आंसर देना है, यह एक खारे पानी की झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पे हमारा आता है पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, कौन सा है 4th नंबर पे हमारा,
पवन स्थलाकृति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को हम क्या बोलते हैं, पवन स्थलाकृति बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, पवन स्थलाकृतियों में पवनों द्वारा होता है, यानी कि जो हमारी वायु होती है उसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। और यह किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा इस प्रकार की स्थलाकृति निर्माण कहाँ, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ वायु की जो नमी है बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ सूखा इलाका है। जो हमारा मरुस्थल का इलाका होता है वो क्या होता है, डिजर्ट होता है, सूखा इलाका होता है। और जब भी तेज़ पवनें चलती हैं तो वो क्या करती है, वह अपने साथ मिट्टी को साथ लेकर चल पड़ती है। जो हल्की मिट्टी होती है, बाहरी परत की मिट्टी को अपने साथ लेकर चलती है। तो यह जब वायु का जो दबाव कम होता है तो उनको जो मिट्टी के कण होते हैं उनको वहाँ पर छोड़ देती है। तो उनके द्वारा जब जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उन स्थलाकृतियों को हम पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर मरुस्थलीय इलाकों में ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा घर्षण। जब पवन चट्टानों से टकराती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण। क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जब तेज वायु चलती है, पवन चलती है, तो यह जाकर क्या करती है, जो चट्टानें होती हैं उनसे टकराती हैं। तो जो यह प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपघर्षण। उसके बाद आता है हमारा अपघर्षण। उसके बाद क्या आता है हमारा अपघर्षण। जब वायु में उपस्थित
धूलकण, जब वायु में उपस्थित धूलकण जाकर चट्टानों से टकराते हैं, चट्टानों से टकराते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अपघर्षण। तो इसे क्या बोलते हैं हम? अपघर्षण। ठीक है। जब वायु में उपस्थित क्या होते हैं? धूल कण होते हैं, वो जाकर क्या चट्टानों से टकराते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अपघर्षण बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे स्निग्धर्षण की। उसके बाद बात करेंगे हम स्निग्धर्षण। इसमें क्या होता है? स्निग्धर्षण में क्या होता है? जब वायु में स्थित धूलकण आपस में क्या करते हैं? आपस में टकराकर टूट जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम स्निग्धर्षण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। जब वायु में स्थित धूलकण आपस में टकराकर क्या करते हैं? टूटने लगते हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्निग्धर्षण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी क्षत्रपशिला। उसके बाद कौन सी आती है हमारी? क्षत्रपशिला। ठीक है। क्षत्रपशिला क्या होती है? क्या होती है क्षत्रपशिला? जब किसी बड़ी चट्टान के नीचे क्या पाई जाती है? एक मुलायम चट्टान पाई जाती है। ठीक है। तो वायु के द्वारा क्या हो जाता है? उसका अपर्दन कर दिया जाता है। तो उसकी आकृति किसके समान हो जाती है? एक छाता के समान हो जाती है। उसे ही हम जो स्थलाकृति बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षत्रपशिला बोलते हैं। ठीक है। जब बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान तो वायु द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है? अपर्दित कर दिया जाता है। अपर्दित कर दिया जाता है। ठीक है। अपर्दित कर दिया जाता है।
तो क्या होता है, यह चट्टान छाते के समान यह चट्टान छाते के समान दिखाई देने लगती है, दिखाई तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम क्षत्रप शिला बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है जब एक बड़ी चट्टान के नीचे एक मुलायम चट्टान होती है तो वायु द्वारा उसको अपर्दित किया जाता है, तो उसका समान जो उसका आकार है, किसके आकार मतलब कैसे हो जाता है, एक छाते के समान हो जाता है। तो जो यह स्थलाकृति बनती है, इस स्थलाकृति को ही हम क्या बोलते हैं, क्षत्रप शिला बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो अंतिम है वो है हिमनद द्वारा हिमनद यानी कि ग्लेशियर द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। ठीक है, हिमनद या ग्लेशियर द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी है, यह ज़्यादातर बर्फीले इलाके में, यानी कि जहाँ पर क्या होता है बर्फ़ ज़्यादा पाई जाती है, ग्लेशियर वाले इलाके में। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हिमनद द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का अपरदन नहीं होता। ठीक है, किंतु जब हिमनद में चट्टान या लकड़ी होती है, ठीक है, उपस्थित होती है, तो यह क्या करने लगती है, अपरदन करने लगती है। वैसे तो इसमें अपरदन नहीं होता, लेकिन जब इसके अंदर क्या होता है, जब इसमें चट्टान या लकड़ी उपस्थित होती है तो यह क्या करने लगती है, अपरदन करने लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले आती है इसमें यू आकार की स्थलाकृति, यू आकार की घाटी यानी स्थलाकृति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बर्फीले क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे कि एक पहाड़ी यहाँ पे खड़ी है और एक इस साइड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक यू टाइप की जो क्या होता है घाटी का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें जो साइड की जो ये है पहाड़ी है, यह किससे ढकी होती है, यह बर्फ़ से ढकी होती है। ठीक है, तो जब ये बीच में से खाली होती है तो किसका निर्माण करती है, यह यू आकार की घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, यू आकार की घाटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी लटकती घाटी। लटकती इसमें क्या होता है, जब कोई क्या होता है इसमें, जब कोई बड़े हिमनद से आकर छोटा हिमनद मिल जाता है। ठीक है, तो उसे हम
लटकती घाटी कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लटकती घाटी। तो उसे हम लटकती घाटी तो कैसे होता है? जैसे कि यह एक जो है बड़ा टुकड़ा है हिमनद का, और इसके साथ क्या होता है? एक छोटा टुकड़ा जब इससे आकर जुड़ जाता है, मिल जाता है, तो इसे हम किसका नाम देते हैं? इसे हम लटकती घाटी का नाम देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? लटकती घाटी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब कोई बड़ा हिमनद क्या होता है? जब कोई बड़ा साइज का हिमनद, ठीक है, उससे आकर क्या मिल जाता है? एक छोटा टुकड़ा हिमनद का इसके से आकर अटैच हो जाता है, मिल जाता है। तो जो ये स्थलाकृति है, इस स्थलाकृति को ही हम किसका नाम देते हैं? लटकती घाटी का नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा नुनाटक। उसके बाद आता है हमारा नुनाटक। इसमें क्या होता है? नुनाटक में इसमें क्या होता है? जब छोटे हिमनद के ऊपर एक बड़ा हिमनद बड़ा हिमनद आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नुनाटक बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है? जब किसी छोटे हिमनद बड़ा हिमनद आकर जुड़ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नुनाटक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यह हमारा क्या है? एक छोटा हिमनद है, और इसके ऊपर आकर क्या होता है? एक बहुत बड़ा हिमनद आकर इसके ऊपर जुड़ जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मतलब इस स्थलाकृति को हम बोलते हैं नुनाटक बोलते हैं। चित्र के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि यह है छोटा हिमनद और यह है हमारा बड़ा हिमनद। ठीक है, तो इससे बनने वाली आकृति को ही हम नुनाटक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं शार्क। किसको बोलते हैं? शार्क। हिमनद के द्वारा बनने वाले गर्त को हम शार्क कहते हैं। ठीक है, शार्क किसको बोलते हैं? हिमनद के द्वारा बनने वाली जो गर्त होती है, ठीक है, यानी गहराई में क्या एक गर्त बन जाती है, इस गर्त को ही हम क्या बोलते हैं? शार्क बोलते हैं। चलिए उसके बाद आती है एरिटी। उसके बाद आती है हमारी एसिट्री। एसिट्री, ठीक है, एसिट्री किसे बोलते हैं?
इसे बोलते हैं एरिटी। जब दो चट्टानों के बीच क्या हो जाता है, सार्क का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सार्क का निर्माण हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम एरिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या होता है, जब हिमनद में दो सार्कों का निर्माण हो जाता है तो इन दो सार्कों के निर्माण को क्या बोलते हैं, हम एरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हमारी जितने भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जल द्वारा, नदियों द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, ठीक है, पवनों द्वारा और हिमनद यानी ग्लेशियर द्वारा, तो हमने सब के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो होती है टोपोग्राफी का जो है चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।